नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में। सबसे पहले कि शिवाजी महाराज का प्रशासन क्या था, राज प्रशासन कैसा था उनका। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमने देखो दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से यानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को जोड़ते हुए सारा मैटर यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं यानी एक एक फैक्ट्स को शामिल कर रहे हैं। लगभग 10 से 15 किताबों इसमें शामिल किया गया है। आए हुए एग्जाम्स के सारे क्वेश्चनों को इसमें जोड़ा गया है। यानी आज जितने भी एग्जाम्स लगे हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट उनके साथ में जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा शिवाजी महाराज की प्रशासन का कि शिवाजी महाराज का प्रशासन किससे प्रभावित था। तो याद रखना है कि मुगल व दक्षिणी राज्यों के प्रशासन से शिवाजी महाराज का प्रशासन प्रभावित था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी महाराज का प्रशासन कैसा था। तो शिवाजी महाराज का प्रशासन था निरंकुश लोकहितकारी। तीसरा क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में शीर्ष पर कौन होता है। तो इसका सही आंसर है राजा होता है। ठीक है, अब देखिए फैक्ट्स देख लीजिए, कुछ और अन्य बातें हैं इंपॉर्टेंट। वो बातें ये हैं कि मराठा प्रशासन में राजा छत्रपति की उपाधि धारण करता था। इसके अलावा राजा अंतिम न्यायाधीश होता था, विधि का निर्माता होता था, प्रशासक व सेनापति होता था। शिवाजी महाराज का राज्य स्वराज्य या स्वदेश कहलाता था। ठीक है, शिवाजी महाराज का जो खुद का मराठा क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, मराठा क्षेत्र था, स्वदेश था, उसको क्या कहा जाता था, स्वराज्य कहा जाता था। अब देखिए समझिए यहाँ पर कि शिवाजी महाराज की जो साम्राज्य है उस साम्राज्य के दो भाग हैं। कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक बात समझे यहाँ पर, जो पहला भाग है वो कहलाता था स्वराज्य और दूसरा भाग कहलाता था मुल्क ए कादिम या मुदत्तई। क्या कहलाता था, मुदत्तई। यानी दूसरे भाग को मुल्क ए कादिम या मुदत्तई कहा जाता था और एक भाग को कहा जाता था स्वराज्य। यानी स्वराज्य वह क्षेत्र था जो शिवाजी महाराज का खुद का मराठा क्षेत्र था। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक है, जबकि मुल्क ए कादिम या मुदत्तई वह क्षेत्र था, भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र था जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, परंतु यहाँ से चौथवा सरदेशमुखी मराठों द्वारा वसूल किया जाता था, किंतु प्रशासन का दायित्व उन पर नहीं था। ठीक है, यानी ये अधीनस्थ क्षेत्र थे जिनको जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया जाता था। उन क्षेत्रों को मुल्क ए कादिम या मुदत्तई कहा जाता था और जो सब राज्य के क्या होते थे, हिस्सा होते थे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट में। नोट देख लीजिए कि दुश्मनों के जिन क्षेत्रों पर मराठे चौथियां सरदेशमुखी लगाते थे वे मुगलई या मुदत्तई के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था तथा जागीर प्रथा लगभग समाप्त कर दी गई थी शिवाजी महाराज के टाइम पर। अगला क्वेश्चन से देखिएगा, अगले फैक्ट्स में हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज का स्वराज्य का क्षेत्र। ठीक है, स्वराज्य का मतलब है खुद का क्षेत्र, उनका मराठा क्षेत्र। देखिए शिवाजी महाराज का जो खुद का क्षेत्र था, स्वराज्य था, वह स्वराज्य 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले 3 हिस्सों में, लेकिन बाद में दक्षिण के भाग भी इसमें शामिल कर लिए गए और चौथा एक नया क्षेत्र भी बना था। हम प्रारंभिक 3 क्षेत्रों को जानते हैं, फिर चौथे क्षेत्र की भी बात करेंगे। देखिए पहला जो स्वराज्य का पहला क्षेत्र था वह क्षेत्र था पूना से लेकर सलेर तक का क्षेत्र था, जिसमें उत्तरी कोंकण का क्षेत्र भी शामिल था। ठीक है, यह क्षेत्र पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरा क्षेत्र था उत्तरी कनारा तथा दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र और जो यह क्षेत्र था ये अन्नाजी दत्तो के अधीन था। तीसरा क्षेत्र था दक्षिणी देश के जिले जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोफाल का क्षेत्र था जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ये तीसरा क्षेत्र था और ये क्षेत्र दत्तोजी पंत के नियंत्रण में था। ठीक है, 3 क्षेत्र हो गए। चौथा क्षेत्र उनके जीवन के अंतिम समय में दक्षिण के जो कर्नाटक के कुछ क्षेत्र थे उन पर अधिकार किया था। उस चौथे क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं कि शिवाजी महाराज के प्रांत देखिए 4 थे। कितने थे, 4। अभी हमने 3 प्रांतों के बारे में बात कर ली है, चौथा प्रांत चौथे प्रांत को हमने इसमें शामिल कर लिया है।
देखिए शिवाजी महाराज का उत्तरी प्रांत, ठीक है, पहले आता है, सबसे पहले उत्तरी प्रांत की बात करते हैं। उत्तरी प्रांत सूरत प्लस सलेर दुर्ग से पूना तक और उत्तरी कोंकण का क्षेत्र, यानी उत्तरी प्रांत में सारी चीज़ें आती। सूरत आता था, सलेर दुर्ग से लेकर पूना तक का क्षेत्र आता था, इसके अलावा उत्तरी कोंकण क्षेत्र ये उत्तरी प्रांत में शामिल थे। और यहाँ के सूबेदार थे मोरो त्रियंबक पिंगले, जिनको मोरोपंत पिंगले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो प्रांत था वो था दक्षिण पश्चिमी प्रांत, और ये उत्तरी कनारा तक दक्षिण कोंकण क्षेत्र तक फैला हुआ था, और यहाँ के सूबेदार थे अन्नाजी दत्तो, ठीक है। इसके बाद में शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य का तीसरा प्रांत था वो था दक्षिण पूर्वी प्रांत, और इस प्रांत में सतारा, सांगली, कोल्हापुर के क्षेत्र आते थे, और यहाँ के सूबेदार थे दत्तोजी पंत। और शिवाजी महाराज का चौथा प्रांत था दक्षिणी प्रांत, इसमें जिंजी और आसपास के क्षेत्र आते थे। जिंजी दक्षिण भाग की क्या थी, राजधानी थी, और यहाँ के सूबेदार बनाया गया था रघुनाथ पंत हनुमंतई को बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी महाराज के प्रशासनिक इकाइयों के बारे में कि शिवाजी महाराज की प्रशासनिक इकाइयाँ क्या हैं। देखिए शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी जो इकाई थी, प्रशासनिक इकाई थी, वो थी प्रांत, और सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव, ठीक है। प्रशासनिक इकाई जो प्रांत होती थी उसके जो अधिकारी को सर सूबेदार या सर कारकुन कहा जाता था। परगना के अधिकारी को मामलतदार कहा जाता था। महाल के अधिकारी को सर हवलदार कहा जाता था। तर्फ के अधिकारी को हवलदार कहा जाता था। मौज के अधिकारी को कारकुन कहा जाता था, जबकि गांव के अधिकारी को पाटिल या पटेल कहा जाता था। ये प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। गांव मौज में बटे थे, मौज तर्फ में, तर्फ महाल में, महाल परगना में, परगना प्रांत में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि मराठों की प्रशासनिक पद्धति किस पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर है बहमनी साम्राज्य के महमूद गावा और अहमदनगर के मलिक अंबर की प्रशासनिक पद्धति पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मराठों के प्रशासन में प्रांतों का प्रमुख कौन होता था। तो प्रांतों का प्रमुख होता था सर कारकुन। यानी ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में परगनों का प्रमुख कौन होता था। तो इसका सही आंसर है परगनों का प्रमुख होता था मामलतदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह प्रांत जहां मराठे चौथवा सरदेशमुखी वसूल करते थे परंतु ये क्षेत्र शिवाजी महाराज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे, क्या कहलाते थे। तो इसका सही आंसर है मुद्दई या मुल्क-ए-कदीम, ठीक है, अभी बताया है इसके बारे में हमने। अगला है कि कौन मराठा प्रशासन में ग्राम प्रशासन का प्रमुख मुख्य अधिकारी होता था। तो पटेल होता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि गांव की भूमि का लेखा रखने वाले को क्या कहा जाता था। तो लेखा रखने वाले को, गांव की भूमि की जो लेखा रखता था उसको कुलकर्णी कहा जाता था, और ये पटेल के नीचे का अधिकारी होता था। और कुलकर्णी के नीचे भी चौगुले होते थे। क्या होते थे, चौगुले होते थे। ये बात आपको याद रखनी है, चौगुले, ठीक है, चौगुले होते थे। यानी गांव में सबसे ऊपर होता था पटेल, पटेल के नीचे होता था कुलकर्णी, और कुलकर्णी के नीचे होता था चौगुला, ठीक है। कौन होता था, चौगुला। ये क्या कुलकर्णी के जो रजिस्टर्ड होते थे उनको संभालता था और गांव की देखभाल भी करता था, ठीक है। एक बात याद रखनी है। अगला है क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में लेखपाल क्या कहलाता था। कुलकर्णी कहलाता था। ये गांव का लेखा रखता था, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि शिवाजी महाराज का राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था तथा इनमें प्रत्येक प्रांत किसके अधीन था। तो ये प्रत्येक प्रांत सर सूबेदार के अधीन था। अगला क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में प्रांतों को किस में विभाजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है परगनों एवं तालुकों में। अगला क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में प्रांत कितने प्रकार के होते थे। तो याद रखना 2 प्रकार के होते थे। एक तो स्वराज्य होता था, दूसरा मुद्दई या मुल्क-ए-कदीम होता था, ठीक है। स्वराज्य खुद का क्षेत्र होता था, स्वदेश होता था, और मुद्दई वो क्षेत्र होते थे जो मुगलों के अंडर में आते थे, लेकिन यहाँ से चौथवा देशमुखी कौन वसूलते थे, शिवाजी महाराज वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन है कि 2 से 3 गाँव का प्रशासन देखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है कामबिसदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि पेशवाओं के शासनकाल में परगने व तरफ को क्या कहा जाता था। तो परगने व तरफ को कहा जाता था महाल। अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के बारे में।
देखिए शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। इस मंत्री परिषद में 8 मंत्री हुआ करते थे और शिवाजी महाराज इन 8 मंत्रियों की सलाह पर अपने कार्य किया करते थे, प्रशासन संबंधी कार्य किया करते थे। ठीक है, अब देखिए समझिएगा कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे जो राजा को क्या देते थे, परामर्श देते थे। शिवाजी महाराज अष्टप्रधान की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, ये मंत्री की बजाय सचिव की हैसियत के अधिकारी थे। ठीक है, एक बात याद रखिए, शिवाजी महाराज अगर इन मंत्रियों की बात मानना चाहें तो मान सकते थे और ना मानना चाहें तो ना मान सकते थे, लेकिन ज़्यादातर इन मंत्रियों की सलाहों को माना जाता था। कोई भी पद, इन 8 मंत्रियों में कोई भी पद वंशानुगत नहीं था। हाँ, बाद में पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत बन गया था, साहू महाराज के समय बनाया था, बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था, लेकिन शिवाजी महाराज के समय कोई भी पद वंशानुगत नहीं था। इस मंत्री परिषद के जो 7 मंत्री होते थे वो ब्राह्मण होते थे। कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। इसके अलावा शिवाजी महाराज सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानते थे। ठीक है, संयुक्त निर्णय मतलब 8 मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से अगर कोई निर्णय किया गया तो उसको शिवाजी महाराज मानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अष्टप्रधान नामक मंत्री किसके प्रशासन में थे? तो शिवाजी महाराज के प्रशासन में थे। नेक्स्ट अगला है कि शिवाजी महाराज के शासन प्रबंध का आधार क्या था? तो अष्टप्रधान था। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान के जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद है उसके कौन कौन अधिकारी थे। ठीक है, 8 मंत्री थे, वो कौन कौन से होते थे। ठीक है, देखिए पहला मंत्री होता था पेशवा। कौन होता था? पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, पेशवा भी कहा जाता था पहले मंत्री को। ठीक है, और इसका काम था कि संपूर्ण राज्य की देखभाल करना व राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को करना पेशवा का काम होता था, यानी केंद्रीय प्रशासन की देखरेख करना इसका मुख्य काम था। ठीक है, शिवाजी महाराज के समय प्रथम पेशवा साम्राज नीलकंठ रोजेकर व द्वितीय पेशवा मोरोपंत पिंगले थे। ठीक है, इसके अलावा पेशवा का जो कार्यालय है वो हुजूर ए दफ्तर कहलाता था। क्या कहलाता था? हुजूर ए दफ्तर कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। और जो इनका मुख्यालय है, पेशवा का मुख्यालय कहाँ होता था? पूना में होता था। कहाँ होता था? पूना में होता था मुख्यालय। और इस पूना में इनका जो सचिवालय होता था, जो कार्यालय होता था, उसको हुजूर ए दफ्तर कहा जाता था। अगला है हमारा कि परगना वाई यादीनामा नामक मराठी वंशावली महत्वपूर्ण स्रोत है। क्योंकि इसमें पेशवाओं की जागीर का क्या मिलता है? बर्डन मिलता है। अगला है हमारा कि अष्टप्रधान जो शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे मोरोपंत त्रियंबक पिंगले। अगला है मराठा प्रशासन में सैन्य और नागरिक दोनों मामलों का प्रमुख कौन होता था? तो इसका सही आंसर है पेशवा होता था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मंत्री के बारे में। देखिए शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान मंत्री परिषद में दूसरा मंत्री होता था अमात्य। दूसरे मंत्री को क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। दूसरा मंत्री अमात्य होता था, जिसको पंत, मजूमदार, वित्त मंत्री व राजस्व मंत्री भी कहा जाता था। ठीक है, इसके पास ये सारे काम होते थे। और ये जो अमात्य होता था ये राज्य की आय और व्यय की जांच करने वाला होता था। ठीक है, इसको मजूमदार, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, पंत इत्यादि नामों से जाना जाता था। शिवाजी महाराज के जो अमात्य थे वो रामचंद्र पंत थे। ठीक है, इसके अलावा और कई सारे 3 शिवाजी महाराज के 3 क्या हुए थे? अमात्य हुए थे, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रामचंद्र पंत थे। ठीक है, उसमें देख लीजिए शिवाजी महाराज के वह वित्त मंत्री कौन थे? क्वेश्चन एग्जाम में आया है ये कि शिवाजी महाराज के वह वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने पूर्ववर्ती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया था? तो वो थे रामचंद्र पंत बावड़ेकर। ठीक है, रामचंद्र पंत बावड़ेकर को मराठा साम्राज्य के 6 स्तंभों में से एक माना जाता है, जो कठिन समय में मराठा साम्राज्य को उन्होंने कठिन समय में क्या रखा था? सुरक्षित रखा था। इन्होंने मराठा साम्राज्य के 5 छत्रपतियों के अधीन रहकर कार्य किया था। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर है अमात्य या मजूमदार। नेक्स्ट तीसरे मंत्री हैं बाकियानवीस। कौन है? बाकियानवीस। ठीक है, बाकियानवीस के बारे में देखिए, बाकियानवीस तीसरा मंत्री होता था। इसको गृह मंत्री या मंत्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसका काम क्या होता था? ये राजा
के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही, सुरक्षा व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था की देखभाल करता था। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि सुरक्षा व्यवस्था कौन संभालता था, बाकिया नवीस, और गुप्तचर व्यवस्था कौन, जासूस विभाग को भी कौन संभालता था, बाकिया नवीस। ठीक है, एक बात याद रखना है। एक बार क्वेश्चन आया कि मराठा प्रशासन में जासूसी विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, तो बाकिया नवीस होता था, जो गुप्तचर व्यवस्था को भी संभालता था। शिवाजी महाराज के जो चौथे मंत्री हैं, चौथे मंत्री को कहा जाता है सुमंत दवीर, जिसको दवीर या विदेश मंत्री भी कहा जाता है। सुमंत चौथे मंत्री होते थे सुमंत, और उनको दवीर या विदेश मंत्री कहा जाता था, और विदेशी मामले को देखरेख करना इनका दायित्व होता था। पांचवें मंत्री होते थे सचिव। सचिव को चिटनीस या सुरूनविस के नाम से जाना जाता था, और राजकीय पत्राचार विभाग के प्रमुख होते थे, यानी राज्य संबंधी जितने भी पत्राचार होते थे उन सभी को ये देखते थे। छठवें मंत्री थे सेनापति, जिनको सरे नौबत कहा जाता था, और सैन्य संबंधी कार्य इनके अंडर में आते थे। सातवें मंत्री थे पंडित राव, जिनको सदर महोत्सव या दाना अध्यक्ष भी कहा जाता था, और धार्मिक मामलों में राजा के प्रमुख परामर्शदाता होते थे, और धार्मिक कार्यों के मामले में ये राजा को क्या देते थे, सलाह देते थे, और जितने भी धार्मिक कार्य होते थे उनकी देखरेख भी करना इनका काम होता था। ठीक है, इसके अलावा दान विभाग के भी ये अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, दान विभाग के भी अध्यक्ष होते थे। आठवें जो मंत्री हैं वो हैं न्यायाधीश। ठीक है, और राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था, और राजा को ये न्याय संबंधी मामलों में सलाह देते थे। नोट देखिएगा कि पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी को अवसर आने पर सेना का नेतृत्व भी करना पड़ता था। ये सारी बातें याद रखनी है आपको। अब देखिए कि प्रत्येक मंत्री के अधीन, यानी ये 8 मंत्री थे, प्रत्येक मंत्री के अधीन कितने अधिकारी रहते थे, 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था, यानी कुल टोटल कह सकते हैं हम 8 मंत्री हैं, और 8 मंत्रियों के अधीन कितने अधिकारी हैं, 8 अधिकारी थे। ठीक है, एक बात याद रखनी है आपको, यानी एक मंत्री के अधीन कितने अधिकारी, 8, तो अटू 64 अधिकारी हो गए हमारे 8 मंत्रियों के अंडर में। ठीक है, तो उनके लिए क्या होते थे, अधिकारियों के कार्यालय होते थे, यानी एक मंत्री के अधीन 8 कार्यालय आ रहे हैं, 8 अधिकारियों के कार्यालय आ रहे हैं, जो आधिकारिक कार्यों के निष्पादन में उनका सहयोग देते थे। ठीक है, अब वो 8 मंत्री को अधिकारी कौन कौन से होते थे इन मंत्रियों के, वो भी देख लीजिए। देखिए, पहला अधिकारी होता था दीवान, जो सचिव कहलाता था। दूसरा अधिकारी होता था मजूमदार, जो लेखा परीक्षक या लेखाकार कहलाता था। तीसरा होता था फड़नीस, जो उपलेखा परीक्षक कहलाता था। चौथा अधिकारी होता था सबनीस या दफ्तरदार, जिसको कार्यालय प्रभारी होता था ये। पांचवा अधिकारी होता था कारखानिस, और ये रसद अधिकारी होता था, गोदाम अधिकारी इसको कहा जाता था। छठवां अधिकारी था चिटनीस, और ये पत्राचार लिपिक होता था, यानी एलडीसी होता था। सातवां अधिकारी था जमानदार, इसको खजांची भी कहा जाता था। और 8वां अधिकारी था पोटनीस, इसको रोकड़िया भी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा राज्य में 18 विभाग थे। ठीक है, और जिनका निर्देशन कौन करते थे, अनेक मंत्री करते थे। अब कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी इससे संबंधित शिवाजी महाराज के प्रशासन से संबंधित और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, उनको भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के दरबार की राजकीय भाषा क्या थी, तो उनकी राजकीय भाषा थी मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा सचिवालय को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर है फाद कहा जाता था। इसका फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि पूना का पेशवा सचिवालय हुजूर दफ्तर कहलाता था, जबकि मराठा सचिवालय क्या कहलाता था, फाद कहलाता था। दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि मराठा न्याय व्यवस्था में अंतिम न्यायाधीश कौन होते थे, तो इसका सही आंसर है शिवाजी महाराज स्वयं होते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज ने न्याय प्रशासन में अपील की अंतिम अदालत क्या थी। शिवाजी महाराज का जो न्याय प्रशासन था उसमें न्याय की अंतिम अदालत क्या थी, अपील की, वो थी हुजूर हाजिर मजलिस। ठीक है, और ये हाजिर जो मजलिस ये न्याय की अंतिम अदालत थी, और ये शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद में क्या हो गई थी, समाप्त भी हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मराठा न्याय प्रशासन में गांव के मामलों की सुनवाई करने वाले को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो पटेल कहा जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मराठा राज्य में सिक्कों की शुद्धता व भार की जांच करने वाले को क्या कहा जाता था, जिसका सही आंसर है पोतदार कहा जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि चौथ नामक कर
निम्नलिखित में से किस अधिकारी के द्वारा वसूल किया जाता था? तो इसका सही आंसर है काम विस्तार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मराठा राजनीति में दामाद या दायाद, यहाँ पे क्या है, दायाद भी हो सकता है, या दायाद का अर्थ समझा जाता है तो सरकार। ठीक है, दामाद या दायाद का अर्थ क्या होता है मराठा राजनीति में? सरकार से होता है। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मराठा इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है? ठीक है, साहित्यिक स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर है मजहर नहीं है। यहाँ पे तो गलत टिक लगा हुआ है, इसका सही आंसर है मजहर। ये क्वेश्चन आया है, 4 ऑप्शन आए थे, ये बात याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में बारात किससे संबंधित है? तो बारात कहा जाता है राजकीय आदेश को। किसको कहा जाता था? राजकीय आदेश को। ठीक है, ये हो गए दोस्तों हमारे शिवाजी महाराज के प्रशासन से संबंधित सारी बातें। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल की हम वीडियो में पढ़ेंगे शिवाजी महाराज के राजस्व प्रशासन के बारे में। ठीक है, और आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कल हम पढ़ेंगे शिवाजी महाराज के राजस्व प्रशासन के बारे में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।